मैं पिछले हफ्ते से घर पे कोविड में आइसोलेशन में थी। तो मैंने सोचा कि कोविड की वजह से, क्योंकि इतनी रफ्तार से बढ़ रहा है, हम रैलीज़ नहीं कर पा रहे हैं और मीटिंग्स करना उचित भी नहीं है, क्योंकि संक्रमण इतनी तेज़ी से फैल रहा है। तो मैंने सोचा कि हमें एक वर्चुअल कैंपेन करनी चाहिए, और उस वर्चुअल कैंपेन को शुरुआत करने के लिए मैंने सोचा सबसे बेस्ट है कि मैं आप सबके साथ लाइव फेसबुक करूं। पहली बार है, कुछ गलतियां वगैरह हो जाए तो आप पेशेंस रखना। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार सवाल हैं और बहुत तेज़ी से भी आ रहे हैं। तो जितने सवाल मैं आंसर कर सकती हूँ मैं ज़रूर करूँगी, और कोशिश पूरी होगी। अगर बाय चांस कुछ छूट गए, काफ़ी छूट जाएंगे, तो हम लगातार इसको करते रहेंगे। और मेरी आशा है कि एकदम इनफॉर्मली हम फेसबुक पे मिलते रहें। आप भी मुझे जानो, मैं भी आप सबको जानूं, आपकी आशाएं क्या हैं, आपको क्या क्या उम्मीदें हैं, आप हमसे क्या चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी से क्या चाहते हैं। हमारी जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन है, इसके बारे में आप सबने सुना होगा। बहुत खुशी हुई कोविड के इस तरह से फैलने से पहले ये देख के कि इतनी सारी लड़कियां मैराथन्स में आईं और उन्होंने भाग लिया और खुश थी। इससे बहुत हमें बहुत हौसला भी मिला है कि ये कैंपेन हमारी आप सबको अच्छी लग रही है। इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस के ज़रिए ही बताऊंगी। तो कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं देख लेती हूँ। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ गाना बहुत अच्छा है, आपको ये लाइन कब और कैसे सूझी? इसकी आधा पार्ट मुझे खुद सूझा था। हमने क्या कहा, हमें एक्चुअली एक ऐसी लाइन चाहिए थी जिससे सारी, खास तौर से यंग लड़कीज आइडेंटिफाई कर पाए। तो मेरी इच्छा ये थी कि उसमें ये पार्ट जो है कि मैं लड़की हूँ, ये पार्ट कि मैं लड़की हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, ये होना चाहिए। और उसके साथ साथ फिर हमने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की। तो अलग अलग लोगों ने अपनी आइडियाज़ दी और इकट्ठे जब हमने ये ब्रेनस्टॉर्मिंग की तो ये स्लोगन निकला। अब उसके निकलने के बाद क्योंकि क्लिक हो गया है, तो कई लोग कह रहे हैं कि मैंने बनाया। वो एक सच्चाई है कि एक कलेक्टिव प्रयास था और उसी में से निकला है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी सबसे पसंदीदा महिला राजनेता कौन है? मेरे ख्याल से वर्तमान में आई वुड से जसिंडा आर्डन, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। और मुझे इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि नेचुरल हैं, और महिला के जितने भी गुण हैं वो मुझे उनमें दिखते हैं। स्ट्रॉन्ग भी है, करेजियस भी है। उनके यहाँ पे कुछ एक बार विवाद भी हुआ था, बम फटी थी, उसके बाद भी उन्होंने सिर्फ प्रेम और करुणा की बात की, और जनता से बहुत अच्छी तरह जुड़ी हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से भी। जैसे जब उनका बेबी हुआ तो पार्लियामेंट में थी, पार्लियामेंट में बेबी को ले गई। ये सब जो नेचुरलनेस है और कोई दिखावट नहीं, कोई नौटंकी नहीं, इसलिए बहुत पसंद है। उनकी पॉलिसीज़ भी बहुत पसंद है मुझे। अगर अतीत में देखें तो ऑब्वियसली अगर मैं ये ना कहूँ कि मेरी दादी ही मेरी इंस्पिरेशन थी और मेरी बहुत ही पसंदीदा पॉलिटिशियन थी, तो मैं सच नहीं बोलूँगी। एक्चुअली मेरी दादी इंदिरा गांधी जी से मैं बहुत इंस्पायर हूँ। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ गाने में एक लाइन है, घर भी चलाया है मैंने और देश भी चला सकती हूँ। आप घर और राजनीति दोनों कैसे संभालती हैं? 25 सालों के लिए तो मैं गृहस्थ ही रही, तकरीबन 25वां साल, मेरी शादी की 25वीं सालगिरह अभी है फरवरी में। तो मेरा पूरा फोकस, मेरी प्रायोरिटी यही थी, घर, बच्चे, बच्चों की परवरिश। तो एक आदत सी भी है। अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, दोनों बाहर पढ़ते हैं, तो इतनी ज़रूरत नहीं है उन्हें। लेकिन हाँ, घर को चलाने के लिए आदत है। चाहे मैं लखनऊ में हूँ, चाहे मैं झांसी में हूँ, जहाँ भी हूँ, मैं फ़ोन करके पता करती हूँ, भाई वो अलमारी साफ़ की, ये किया, वो किया। तो ऑब्वियसली जितना काम बढ़ता है और बाहर घूमना पड़ता है और टूर करना पड़ता है, उतना मुश्किल भी होता है। लेकिन इस फैक्ट से कि मेरे बच्चे अब बहुत बड़े हो गए हैं, अपने आप को संभालते हैं, अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं,
इससे बहुत मदद है, और मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव हैं, तो दोनों चीज़ें संभाल लेती हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है इसमें मुझे। एक इंग्लिश का क्वेश्चन है यहाँ। It's highly relieving seeing political parties talk about such important issues which get ignored. My question to you is, what role can ladke play in this movement, and where do you see them in context of this movement? कल परसों मेरा बेटा ये बैंड पहना था मैं उसको इंस्टाग्राम पे लगाना चाह रही थी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाला बैंड लड़के भी पहन रहे हैं। Look, what can men do? Men can change their view. They can look at women as equals. They can deeply understand the fact that a woman is no less than them. And the biggest really thing that I think that men need to know and understand is that the inequality that women face in society is wrong. Women have an equal right. We are 50% of the population. We are as strong, as brave, if not more. And we have certain qualities men don't have. They have certain qualities we don't have. So this, it is really in changing the view that men, a lot of men I would say, have, and in supporting women and helping women to express themselves wholly, not trying to control the expression of women, not trying to control the independence of women, and not trying to look at a women's equality, a woman standing, as in any way less than theirs. I think that in itself would be a big thing. Then, hello ma'am, I wanted to know if the campaign Ladki Hu Lad Sakti Hu movement is only limited to certain states. Also, is there a way for women from other states to be part of the movement? So we have begun this movement in UP, and my idea really is that this movement should go across India. I'm hoping that after the UP election, we are able to take this movement across India to all states. All young women need to be part of it. All young women need to know that their rights are being fought for, that their equal right is actually being brought into the discussion. I think the greatest thing that we can achieve in a short period, and I think to some extent we've already achieved with this movement, is that suddenly people are talking about women. Women cannot be ignored anymore. Even in Uttar Pradesh, all the other political parties, you might have noticed in the last 15-20 days, in the last month or so that we've started this campaign, now cannot ignore the fact that women are awakened. They want their right. They're going to fight for their right, and they're not going to allow you to ignore them anymore. So whether it's the Samajwadi Party, the BJP, the Aam Aadmi Party, you're suddenly seeing announcements are being made for women. And I think it's a great achievement. It's not my achievement. It's not the achievement of this campaign. It's the achievement of all the women who are standing up with this slogan and saying, we are going to fight for ourselves, and we have had enough of being ignored. We are 50% of the population. We need to be taken seriously politically. Political parties who think they can ignore us, or think that by giving us one gas cylinder, their responsibility to women and the equality and the rights of women is over, are seriously wrong. And that is the main thing that I want to say. I want to say that political parties owe a responsibility and have a duty towards women. They cannot ignore us anymore. We are in the discourse. In fact, in Uttar Pradesh, we are at the center of the discourse. And at least for one thing, I am not going to let that move. I am not going to let women be ignored anymore. So, I would really like it to go across all states. आपकी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी बोला जाता था. वो हमारी इंस्पिरेशन है. प्लीज़ उनसे जुड़ा कोई किस्सा या बात बताएं जो आपको इंस्पायर करता हो. मेरी दादी का पूरा जीवन एक इंस्पिरेशन था. 12 साल की उम्र तक हम एक ही घर में रहते थे, और जब उनकी हत्या हुई तो भी हमारे घर के अंदर ही हुई. मेरे ख्याल से उनमें जो सबसे बड़ा जो उनका गुण था, एक्चुअली वो एकदम निडर थी.
एक बार एक पब्लिक मीटिंग में गई उड़ीसा में, लोग नाराज़ थे उनसे, तो पथराव शुरू हुआ। स्टेज पे बैठी थी, खूब पत्थर फेंके लोगों ने, उनको गुस्सा चढ़ा। खड़ी होकर वो भाषण देने लगी और कहने लगी कि ये जो हुलिगनिज्म है आपका, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, जो भी बात कहनी है आप सीधा कहो, इस तरह से पथराव करने की ज़रूरत नहीं है। उसी समय एक बहुत बड़ा पत्थर आया उनकी तरफ और यहाँ पे नाक पे लगा, तो पीछे को गिरी। इंस्पायरिंग चीज़ ये है कि रुकी नहीं, चोट लगी, उनका नाक एक्चुअली, उनकी हड्डियाँ टूट गई थी, खून बह रहा था, फिर भी वो खड़ी रहीं, फिर से खड़ी हुई और भाषण देना ख़त्म किया उन्होंने। और जब सिक्योरिटी वालों ने उनको ज़बरदस्ती कहा कि नहीं अभी वी हैव टू मूव यहाँ से, तभी वो वहाँ से हटी, तब तक वो खड़ी रहीं। और वो एक मिसाल थी, एक प्रतीक थी करेज की, धैर्य की, एकदम निडर थी। उनको मालूम था कि कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में जिसकी वजह से लोग उनके प्रति हिंसक भी हो सकते हैं, फिर भी जो सही निर्णय था उन्होंने हमेशा लिया। एक दादी होने के तौर पे एक बहुत ही, जितनी आयरन लेडी थी उतनी जेंटल थी, उतना हम उनके साथ हंसते थे, खेलते थे, हम मजाक करती थी। कभी कभी दरवाजे के पीछे छुप के हमको ऐसे हाउ करके डराती थी मतलब डराती हंसने के लिए। तो मतलब उनमें ये दोनों गुण थे, ममता, करुणा बहुत ज़्यादा, और एट द सेम टाइम धैर्य, निडरता, वीरता। तो मेरे लिए भी बहुत ही इंस्पिरेशन रही वो। What do exactly we mean by women empowerment, empowerment of women, and in what way can we achieve this objective? इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक बहुत पर्सनल एस्पेक्ट है जो हर महिला को फील करना है, दूसरा पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट है। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट के लिए मैं बार बार ये कहती हूँ कि अगर आपको महिलाओं को सशक्त बनाना है तो ये गैस सिलेंडर वाली जो प्रथा है, या ठीक है एक मानसिक 2000 रुपये भेज दिए, डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिए, इससे काम नहीं चलेगा। महिला को सशक्त करने के लिए प्लीज़ ट्रीट हर एज इक्वल। मतलब उनके लिए रोज़गार क्या बनाने वाले हैं आप, अपॉर्चुनिटीज़ क्या देने वाले हैं, ये हमारी शिक्षा कैसे कराएंगे, उनकी सेहत के लिए हमारी क्या योजनाएं हैं, किस तरह से सोशली हम कैसे महिलाओं को सशक्त कर सकते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। इसके लिए आपने देखा होगा, मैंने रखा है यहाँ कि कुछ आपको सुनाने के लिए भी, हमने एक शक्ति विधान बनाया है। ये हमारा विमेंस मैनिफेस्टो है। इसमें हमने बहुत क्लियरली हर एस्पेक्ट के बारे में लिखा है कि हम किस तरह से महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं। मतलब एक चीज़ देकर थोड़ी देर के लिए उनकी मदद नहीं, मगर उनको मजबूत बनने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ को, अपने भविष्य को बनाने के लिए हम किस तरह से मदद कर सकते हैं और क्या करेंगे। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ जो भी इस फेसबुक लाइव में है, प्लीज़ हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए। बहुत लंबा नहीं है, बोरिंग भी नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या क्या हम कर रहे हैं सब सेक्शंस के लिए, ग्रामीण महिलाओं के लिए क्या करना चाहते हैं हम, यंग महिलाओं के लिए क्या करना चाहते हैं, जो महिला अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है उनके लिए क्या हम करना चाहते हैं, शिक्षा के लिए क्या करना चाहते हैं, महिलाओं की सेहत के लिए, सब इसमें हमने लिखा है। दूसरा जो एक बहुत पर्सनल है वो है कि अपना एम्पावरमेंट कैसे होगा। अपना एम्पावरमेंट तब होगा जब हम समझेंगे कि हमारे अंदर क्या शक्ति है। हमें अक्सर कहा जाता है कि सहन शक्ति बहुत है, आप सह लो, या महिलाओं का जीवन संघर्ष ही होता है, इसकी आदत बना लीजिए। सही बात है, हम में सहन शक्ति है, हमारे जीवन में बहुत संघर्ष है, लेकिन हमें समझना है कि हर चीज़ का सामना करने की शक्ति हमारे अंदर है। मैं तकरीबन जहाँ जहाँ महिलाओं पे अत्याचार हुआ है यूपी में पिछले 1.5 साल में, ख़ास तौर से जो बहुत ही भयानक केसेस थे, मैं उनके घर गई। और जब आपने पूछा कि ये लड़की हूँ लाइन, इसके बारे में क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग की, एक्चुअली इस लाइन के पीछे जो इंस्पिरेशन है वो जब मैं उन्नाव में जो हुआ हादसा, जिस लड़की को जला के मार डाला था उसका बलात्कार करने के बाद,
जब मैं उसके घर गई तो उसके परिवार से मिली, तो मेरे मन में ये एक बात बहुत क्लियरली बैठ गई कि ये एक नौजवान लड़की थी, इसने अपने हक की लड़ाई लड़ी। जब उसके साथ अत्याचार हुआ, उसने कहा मैं लड़ूंगी। उसका केस उन्नाव में दर्ज नहीं हुआ, रायबरेली गई पास वाले ज़िले में, वहाँ पे केस दर्ज कराया। जब उसको केस लड़ने के लिए या कचहरी में जाना पड़ता था, खुद सुबह 6 बजे उठकर उन्नाव से रायबरेली ट्रेन लेके जाना पड़ता था। ये एक बात मेरे मन में बैठी जब मैं उसके घर से निकली। उसके पिताजी ने मुझे कहा कि उसने अपने पिताजी को कहा, पिताजी मैं ये मेरी लड़ाई है, मैं खुद लड़ूंगी। और वो लड़ाई लड़ी, और लड़ने के बावजूद उसके साथ ये हुआ। जब मैं उसके घर गई तो उसके संघर्ष को जारी कौन रख रही थी? उसकी भाभी, एक महिला। मैं दूसरी महिलाओं के घर गई जहाँ पे अत्याचार हुआ था, वहाँ भी महिलाएं लड़ रही हैं। उस लड़की की माता लड़ रही है, या उसकी बहन लड़ रही है, या उसकी भाभी लड़ रही है। सबसे वोकल कौन थी? महिला। तो मेरे मन में ये भावना है कि ये जो महिलाएं हैं जिनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है, इतना सह रही है, लेकिन ये कुछ कह रही हैं हमें। ये कह रही हैं कि हम अब सहना नहीं चाहते, हम अपने हकों के लिए लड़ेंगे। तो वो जो भावना है, उसी से इंस्पायर्ड एक्चुअली ये हमारा स्लोगन है। और जब हम महिला की अपनी पर्सनल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो ये है कि अब अंदर से हमें समझना है कि कुछ भी हो जाए, हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम अपने लिए खड़े हो सकते हैं। और अगर हम सब महिलाएं ये समझ लें, एकजुट हो जाएं, तो एक इतना बड़ा फोर्स बनेगा कि हम समाज को, राजनीति को, अपने भविष्य को खुद बदल पाएंगे। तो आई थिंक, सॉरी आई आंसर्ड इन हिंदी, आई फॉरगॉट कि आपने इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा था। एक और इंग्लिश का क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ। As of now, majority of the current leaders are male, even in Congress party. Wouldn't the 40% reservation of seats be too progressive an approach considering this status quo? Look, if you have to bring about change, you have to take a very strong step. I actually was in favor of 50%. And after discussion, I thought, okay, let's start with 40 and we'll go up to 50. We'll see how this goes. I don't think it's too progressive a step. I think it is the step whose time has come. It is time now for women to stand up, to understand we are 50%. Actually, 40% is not enough. 50 is the right percentage. So I feel very strongly about that. Okay, आप यूपी में बहुत सी पीड़ित लड़कियों के घर जाती हैं, परिवार का दुख बांटती हैं। एक महिला होकर आप इस तरह के अत्याचार के बारे में क्या सोचती हैं? आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने अभी आंसर कर ही लिया। मैंने जो चीज़ें देखी हैं इन लड़कियों के परिवारों में जाकर, वो मैं रिपीट भी नहीं कर सकती कि कितनी पेनफुल, कितनी दुखद परिस्थितियों में उनके वो परिवार रहे हैं, और उनके साथ जो अत्याचार है, जिस तरह से किया गया है, जिस तरह से प्रशासन, पुलिस ने उनकी मदद नहीं की। अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हुआ है, अपराधियों पर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, उल्टा आप महिला के परिवार पर और महिला पर आरोप लगा रहे हैं। और उस परिवार पर क्या नहीं बीता, उन परिवारों पर क्या नहीं बीता, मैं बता भी नहीं सकती। इस मेरे पर, मुझ पर, मेरी राजनीति पर भी एक बहुत बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है इन एक्सपीरियंसेस से, इन अनुभवों से। एक और, अच्छा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नफरत भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है, इससे आप कैसे निपटेंगी? नफरत से निपटने का एक ही तरीका है, और ये कोई नया मेरा तरीका नहीं है, मैं नहीं कह रही हूँ। ये हमारे इतिहास में, हमारी संस्कृति में, वेदों में, पुराणों में, उसके बाद बुद्ध भगवान ने भी कहा, गुरु नानक जी ने भी कहा, नफरत का मुकाबला सिर्फ प्रेम कर सकता है।
सिर्फ जो नकारात्मक चीज़ है उसके सामने कोई भी नकारात्मक चीज़ अगर हम डालें तो हम उसी चीज़ में उसी नकारात्मकता में हम फंस जाएंगे। नकारात्मक चीज़ों को का मुकाबला सिर्फ सकारात्मक चीज़ें कर सकती हैं। इसलिए जब हमने ये अपनी कैंपेन्स शुरू की, ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और आगे आप देखेंगे कि हमारी 1-2 और कैंपेन्स भी हैं, सिर्फ सकारात्मक कैंपेन्स हैं। हम नहीं चाहते कि हम किसी भी नकारात्मक बात में पड़ें। हमें परवाह ये है कि हम विकास कैसे लाएंगे, हमें परवाह ये है कि हम महिलाओं को सशक्त कैसे करेंगे, हमें परवाह ये है कि हम नौजवानों को रोज़गार कैसे दिलाएंगे, हमें परवाह ये है कि जो तमाम हज़ारों नौजवान हैं जो बार बार परीक्षाएं दे रहे हैं, बार बार किसी एंट्रेंस टेस्ट के लिए या रोज़गार के लिए वो जितने टेस्ट होते हैं वो दे रहे हैं, किसी घोटाले की वजह से फिर से देना पड़ रहा है, टेस्ट देने के बाद आपको कट ऑफ मार्क आपका बदला जा रहा है। इन चीज़ों को के साथ हम कैसे डील करेंगे, इनको कैसे हम हटाएंगे, बाधाएं कैसे हटाएंगे, ताकि जितने भी मौके हैं, चाहे रोज़गार के मौके हैं, सशक्त होने के मौके हैं, नौजवानों को मिले, महिलाओं को मिले, और लोग जो विकास होना चाहिए वो असली विकास हो। ये विकास नहीं कि आप चुनाव आ रहा है तो आपने एयरपोर्ट का उद्घाटन कर लिया, पता चला कि एयरपोर्ट तो बना ही नहीं है, चाइना की एयरपोर्ट आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, आपके विज्ञापनों पे सारा दिख रहा है कि विकास आया, लेकिन ज़मीन पे कुछ नहीं है। ज़मीन पे लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, किसान हो, दलित हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, सब त्रस्त हैं। तो जो राजनीति में जो हिंसा लाना चाहते हैं, जो नफ़रत लाना चाहते हैं, उनका एक मकसद होता है। मकसद ये है कि आप उनसे सवाल ना करें, आप उनसे जो एक्चुअल चीज़ें हैं कि भाई तुम मेरे लिए कर क्या रहे हो, ये आप पूछोगे नहीं। तो इनका फ़ायदा कुछ ऐसी पार्टियों का ही होता है। अंत में आप सोचिए, आप नेता हैं, आपको जनता ने अपना प्रतिनिधि बना दिया। अब आपको मालूम है कि 5 साल बाद जब चुनाव आएगा तो मैं धर्म की बात करूंगा, मैं जाति की बात करूंगा, नफ़रत की बातें करूंगा, तो वोट मिल जाएगा मुझे। तो आप काम क्यों करेंगे? काम क्यों करेंगे आप काम तभी करेंगे ना जब आपको मालूम है कि 5 साल बाद आपको उस काम पे जवाब देना पड़ेगा, जवाबदेह बनना पड़ेगा। तो मैं समझती हूँ कि जो ये राजनीति में ख़ास तौर से समाज में जो नकारात्मकता, हिंसा फैल रही है, इसका मुकाबला एक्चुअली सकारात्मक राजनीति, प्रेम, करुणा भाव, सबको एक साथ लेकर उन चीज़ों के बारे में हम बात करें जो एक्चुअली हमारे भविष्य को, हमारे जीवन को सुधारें, हमारे समाज को सुधारें, हमारा जो आपसी प्रेम है उसको बढ़ाएं। बड़ा लंबा लेक्चर दे दिया मैंने। अच्छा, अब आपने महिलाओं को चुनाव के टिकट में 40% आरक्षण दिया है, जो कि अच्छा कदम है, थैंक यू। लेकिन क्या राजनीति महिलाओं के लिए सेफ है? जो महिलाएं पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं लेकिन डरती हैं, उनसे आप क्या कहेंगी? देखिए, आप देखेंगे कि जो लिस्ट हमारी आएगी महिलाओं की जो टिकट चाहती हैं, उसमें ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है। मिसाल के तौर पर मैं बता देती हूँ कि एक महिला जिसने पंचायत का चुनाव लड़ा और भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उससे लड़ाई की, उसकी साड़ी फाड़ दी, और हमारी पार्टी में नहीं थी, वो समाजवादी पार्टी में थी। मैं गई, उनसे मिली उस समय। वो चुनाव लड़ेंगी, उनको मौका मिल रहा है। क्यों? देखिए, क्योंकि, और मैं उनसे कह रही हूँ कि आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, हमारी पार्टी, पूरी पार्टी आपके साथ है। आप खड़ी होंगी, आप खड़े होइए, आप लड़िए, हम आपके पीछे खड़े हैं, हम आपके लिए लड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक हमें कदम उठाना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा अपना मन बना के, अपना धैर्य बनाकर, अपने आप को आगे लाना पड़ेगा। और जब हम एकजुट होंगे, जब पूरी कांग्रेस पार्टी उस महिला के साथ खड़ी है, तो उसकी सुरक्षा ऑटोमेटिकली उसको मिलेगी, उस पार्टी की मजबूती से, हमारे समर्थन के साथ, और हम उसके लिए समर्पित हों, उसके साथ वो खड़ी हो पाएगी और उससे सुरक्षा मिलेगी।
तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप महिला हैं, आप पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं, आप डर रही हैं, घबरा रही हैं, मेरे पास आइए, मेरे से मिलिए। आपकी जो घबराहट है, आपकी जो फियर्स हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं, उसको सुलझाते हैं और खड़े हो जाइए हमारे साथ। अच्छा, I have gone through few visuals in which it has been mentioned 40% reservation in Vidhan Sabha. So my question is this reservation limited to politics or in government jobs also women will get 40% reservation? देखिए हमारे घोषणा पत्र में जो शक्ति विधान हमने महिलाओं के लिए लिखा है, उसमें हमने बहुत क्लियरली बताया कि जो 40% हम टिकटों के लिए दे रहे हैं, उसी तरह से 40% सरकारी रोजगार में हम नौकरियों में हम देंगे, बशर्ते कि जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशंस की जो रूल्स हैं वो उनको हम नहीं तोड़ेंगे। मतलब जो ऑलरेडी रिजर्वेशंस हैं उसके अंदर हम 40% महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे। तो फिर से मैंने हिंदी में इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर कर दिया। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं में देश में सबसे निचले पायदान पर है। आपके पास क्या कार्य योजना है जिससे हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो जाएं? ये शायद अभी 2:27 हो गए हैं, तो ये आखिरी क्वेश्चन मैं लूँगी। इसके बाद जो अगली बार मैं आपके बाकी क्वेश्चंस ले लूँगी। ये मैं एक्चुअली मैं पढ़ के बता देती हूँ अपने मैनिफेस्टो से, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हमने रखी हैं सेहत के लिए। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि उत्तर प्रदेश एकदम निचले पायदान पर है सेहत के मामले में, और ख़ासतौर से महिलाओं की जो सेहत है उसके लिए। तो जो पूरा जो स्वास्थ्य का जो स्ट्रक्चर है, हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मजबूत करने के लिए हमने काफ़ी सोचा और किस तरह से किया जाएगा। कुछ पॉइंट्स मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ जो हमारे मैनिफेस्टो में है। जैसे पूरे राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य चिकित्सा सुविधा केंद्रों में डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों में सभी रिक्त पद भरे जाएंगे। तो तमाम पद रिक्त हैं। इसका मतलब है कि आपके पास एक पीएचसी होगा लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है। तो इसको हम ठीक करना चाहते हैं। सबसे पहले वो रिक्त स्थान भरना चाहते हैं। फिर किसी भी बीमारी के लिए प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक मुफ्त इलाज सरकार देगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए स्वास्थ्य केंद्र खोलकर सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और इसे राष्ट्र औसत के करीब से लाया जाएगा। मतलब कि जो भी शहर और ग्रामीण के जो सुविधाएं हैं स्वास्थ्य के लिए, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम मजबूत बनाना चाहते हैं। इसमें खास हमने सोचा है कि महिलाओं के लिए हर पीएचसी में एक अलग कमरा होगा जिसमें महिला डॉक्टर अवेलेबल होगी, और जो खास तौर से जो महिला का जो एक वेलनेस चेक, जैसे एनुअल वेलनेस चेक करे, जिसमें महिला जाकर अपना पूरा अपनी जो महिला की खास स्वास्थ्य की इश्यूज होती हैं उनके बारे में बात कर पाए और डॉक्टर से मिल पाए। ये भी हमने इसमें लिखा है। मानसिक स्वास्थ्य और आरोग्य पर ध्यान देने के लिए एक हेल्पलाइन और वेबसाइट शुरू की जाएगी। सभी सरकारी अस्पतालों, विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में मासिक धर्म से संबंधित आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की मुफ्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। यहाँ पे जब हमने मानसिक स्वास्थ्य की बात की है, उसमें हमने ये तय किया है कि एक बड़ा सेंटर बनाएंगे हम, खास तौर से जो साइकोलॉजिकल इश्यूज होती हैं उसके लिए, और वहाँ पे हम एक हब और स्पोक का इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं, जो लखनऊ में एक बड़ा इंस्टीट्यूट हो और 4 बड़े शहरों में उसका एक स्पोक की तरह से हम इंतज़ाम करेंगे, ताकि जो साइकोलॉजिकल इश्यूज होती हैं उनको टैकल करने के लिए वो भी हम करना चाहते हैं। जो महिलाओं की खास जो मासिक स्वास्थ्य की बात है, उसके लिए हम चाहते हैं कि उनके लिए जो भी सुविधाएं उपलब्ध कर सकते हैं हम पूरी तरह से उनको भी उपलब्ध करें। तो बेसिकली, और जो हेल्थ में हम खर्चा करते हैं, जो हेल्थ बजट है हमारी, उसको हम बढ़ाना चाहते हैं। एक और चीज़ है कि अब कोरोना का दौर है,
पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि कितना स्ट्रेस हमारा हेल्थ सेक्टर ले रहा है, कि नर्सेज डॉक्टर्स 24 घंटे काम करके भी उनको सरकार की तरफ से जो मिलना चाहिए, जो सपोर्ट मिलनी चाहिए, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो मानसिक तौर पे हो, चाहे वर्किंग आवर्स में हो, वो नहीं मिल रही है। तो हम चाहते हैं कि इसको भी हम सुधारें। तो मेरे ख्याल से अब हमारा टाइम अप हो गया है, 2:30 बज गए हैं, लेकिन अच्छा लगा आप सबसे बात करने का, और आशा है कि फिर से हम मिलते रहेंगे और इनफॉर्मली बातचीत करते रहेंगे। आप अपने क्वेश्चंस भेजते रहिए, ख़ास तौर से मेरी बहनें। मैं चाहती हूँ कि आपसे संपर्क हमारा जारी रहे और एक दूसरे को हम अच्छी तरह से जानें और पहचानें। धन्यवाद, थैंक यू।